हेलो स्टूडेंट। तो आज हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है पहले बात करें एक्चुअली होता क्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक किडनी की डिसीज कंडीशन होती है। इसको नेफ्रोसिस या ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसा कि इसमें सिंड्रोम आ रहा है, सिंड्रोम का मतलब तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम, मतलब एक साथ बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी किडनी एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें एक साथ बहुत सारे लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके लक्षणों के अंदर तो प्रोटीनूरिया होता है, एक हाइपोएल्बुमिनेमिया की कंडीशन होती है, एक एडिमा की कंडीशन होती है, एक हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है और उसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो होता कैसे है। तो मेनली किसी भी कारण से, अब यहाँ पर कारण क्या क्या हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। एक तो डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी कंडीशन हो। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी जिसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ के कारण से, जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हाई रहता है, तो डायबिटीज़ के कारण से क्या होगा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा और ये शुगर लेवल जो रहता है वो फिर ग्लोमेरुलस जो होता है नेफ्रॉन का उसके अंदर जमा हो जाता है और वो जमा होने के कारण से यहाँ पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसके कारण से हो सकता है। सेकंड, एक मिनिमल चेंज डिसीज कंडीशन होती है जो कि बच्चों के अंदर होती है। इसका भी एग्जैक्ट कारण जो तो क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि नेफ्रॉन जो है उसका ग्लोमेरुलर पोर्शन जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, उसके कारण से होता है। एक फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है। ये ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अंदर कोलेजन फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और कोलेजन फाइबर फॉर्मेशन होने के कारण से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो ठीक क्या मोटी हो जाती है और उसके कारण से भी कंडीशन जो उत्पन्न हो सकती है। ये ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की कंडीशन जो होती है वो जेनेटिकली या फिर कोई ड्रग जो है, कुछ ड्रग जैसे कि एस्पिरिन होती है, एनएसआईडी ड्रग होती है, लिथियम ड्रग जो है, तो उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक कारण मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कंडीशन होती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मतलब ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन हो जाती है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो ठीक क्या मोटी हो जाती है और ठीक क्या मोटी होने का कारण जो होता है वो होता है इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आके यहाँ जमा हो जाता है और जमा होने के बाद क्या करता है कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर देता है, तो उसके कारण से भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, इसके अलावा कैंसर की कंडीशन है, मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और स्ट्रेप थ्रोट की कंडीशन है तो उसके कारण से, या एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जैसे सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटस की कंडीशन, इसको लूपस कहते हैं। तो ऑटोइम्यून की कंडीशन हो रही है तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जमा हो जाता है, उसके कारण इसको डैमेज कर देगा। तो एक तो ये एक अमाइलोइडोसिस करके कंडीशन होती है जिसमें अमाइलोइड नाम का एक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन जो होता है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसके आकर जमा हो जाता है और वो जमा होने के कारण से भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। कि ये तो इसके कारण हो जाएंगे कि किसी भी कारण से क्या कंडीशन होगी। मेनली सबसे पहले तो ग्लोमेरुलाई जो होती है, ये जो ग्लोमेरुलाई जो होती है जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है उसको ग्लोमेरुलाई कहा जाता है। ये अफरेंट आर्टेरियोल्स हो जाएंगे, इसका ग्लोमेरुलाई में बदल देते हैं और ये आर्टेरियोल आपस मिलकर किस में देंगे, इफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर। वो ग्लोमेरुलाई क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होगी। नॉर्मल क्या होता है यहाँ पर ग्लोमेरुलाई जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड यहाँ पर ग्लोमेरुलाई के अंदर आता है, यहाँ पर फिर ये पोडोसाइट सेल जो होती है उन सेल के बीच में क्या होता है स्पेस होता है, गैप होता है। इसकी पारगम्यता जो होती है वो कम होती है। पारगम्यता इतनी होती है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो या प्रोटीन के बड़े अणु जो होते हैं उनको और ब्लड सेल जो है उनको छोड़कर बाकी सभी चीज़ें जो होती है फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल के अंदर आती है और वही यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं मतलब प्रोटीन के बड़े अणु जो होते हैं वो और ब्लड सेल जो होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो इसको क्रॉस नहीं करते, मतलब वो फिल्टर नहीं होते हैं। पर ग्लोमेरुलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है किसी कारण से, उसके कारण से इसकी जो परमेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब इसकी पारगम्यता जो होती है वो बढ़ जाती है और पारगम्यता बढ़ने के कारण से फिर क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड के अंदर है वो भी फिल्टर होकर किस में आ जाएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीक करके बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा। उसी कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। तो एक चीज़ क्या होगी, यहाँ पर यूरिन के अंदर प्रोटीन आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस होगा। जिससे प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस होता है, खास करके जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो एल्बुमिन आते हैं, तो एल्बुमिन जो है उसका क्या होगा, लॉस होगा।
एल्बुमिन का लॉस होने के कारण से क्या होगा कि ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो है उसकी क्या होगी, कमी हो जाएगी। ब्लड में एल्बुमिन की कमी होना, उस कंडीशन को हाइपो एल्बुमिनेमिया कहा जाता है। तो हाइपो एल्बुमिनेमिया की कंडीशन होगी जिससे ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी होगी। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ब्लड के अंदर वाटर जो है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ऑन्कोटिक प्रेशर एक्चुअली प्रेशर होता है जो क्या करता है कि पानी के अणु जो होते हैं उसको कैपिलर्स के अंदर बांध के रखता है, उसको रोक के रखने का काम करता है। तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का जो प्रेशर होता है, वाटर के अट्रैक्शन वाला प्रेशर, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे क्या होगा कि कैपिलरी जो होती है मतलब ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर जो पानी जो होता है, वाटर के मोलिक्यूल्स से पानी के अणु जो है वो निकल कर कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, मतलब टिश्यू जो इसके सेल के बीच का जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उसके अंदर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर फ्लूइड जो उसका क्या होगा, लीकेज होगा। फ्लूइड जो होता है उसका एक्स्ट्रावेसेशन होगा, मतलब वेसल्स जो है उससे निकल के फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ जाएगा और वहाँ जाके वो क्या होगा, जमा हो जाएगा। वहाँ पर फ्लूइड जमा होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, एडिमा की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। एडिमा मतलब स्वेलिंग जो है वो हो जाएगी। तो एक तो एडिमा की कंडीशन उत्पन्न होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि वेसल्स से जैसे ही फ्लूइड जो होता है वाटर वो निकल जाएगा तो उसके कारण से ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर क्या होगी, पानी जो इसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी यहाँ से वेसल्स से निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ चला गया। ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर की कमी होगी, पानी की कमी होगी, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। एक तरह से हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन जो है उत्पन्न होगी। हाइपोवॉलीमिया, ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण से क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम होगा। उसके कारण से क्या होगा, किडनी को ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो भी कम जाएगा। जैसे किडनी को ब्लड फ्लो कम मिला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड ग्लोमन कैप्सूल के अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा। जितना कम जाएगा फिल्ट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर फ्लूइड जो है या ब्लड जो है फ्लो कम होगा तो उसके कारण से फिल्ट्रेशन जो है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे रिड्यूस होगी, यूरिन का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, सीधा ये इन्फॉर्मेशन जाएगी एड्रिनल ग्लैंड को। एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो फिर क्या होगा, यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। किडनी के सेल क्या चाहेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना। वो बढ़ाने के लिए किडनी के सेल रेनिन जो है वो रिलीज करेंगे और ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन जो बनता है वो फिर सीधा जाएगा एड्रिनल ग्लैंड को और वो रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं, उसको सिक्रेशन को बढ़ा देगा। उसके कारण से एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है कि डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल जो होती है वहाँ पर सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, उसके कारण से डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम और वाटर उसका रिटेंशन होगा, मतलब वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और रीअब्जॉर्ब होकर किस में चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। और ब्लड में जाने के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो तो हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रुक रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस है। तो उसके कारण से वापस कंडीशन क्या होगी कि एक तो सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है तो ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम और वाटर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसको कम होने के कारण से ये वाटर जो होता है वो वापस निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वहाँ जाके जमा होगा। तो उसके कारण से एडिमा की कंडीशन जो है और ज़्यादा क्या होगी, गंभीर हो जाएगी, एडिमा और ज़्यादा होगा। मतलब एक तरह से जनरलाइज्ड एडिमा जो होता है, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा, वो वाली कंडीशन उत्पन्न होगी। तो एक तो ये कंडीशन होगी। एक साथ ही साथ इसके अंदर क्या चलता है कि जैसे ही ब्लड के अंदर एल्बुमिन मतलब प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीनूरिया के कारण से, तो एल्बुमिन की जैसे ही कमी होगी तो लीवर जो होता है वो फिर क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी वहाँ पर। मतलब लीवर जो होता है वो क्या करेगा कि प्रोटीन जो होता है सिंथेसिस जो होता है, प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देगा। अब यहाँ पर लीवर जो होता है वो जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो सिर्फ एल्बुमिन ही नहीं करता, वो जो करता है वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में करता है। लाइपो मतलब लिपिड है और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन और लिपिड उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, उसके फॉर्म में करता है, उसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन जो है उसके रूप में फॉर्मेशन करेगा, तो लाइपोप्रोटीन के रूप में फॉर्मेशन करेगा, उसके कारण से लिपिड जो होता है, क्योंकि प्रोटीन जो उसकी कमी है वो तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन लिपिड जो है उसकी कमी नहीं हो रही है। यहाँ पर लाइपोप्रोटीन बनने के कारण से लिपिड जो है उसका लेवल क्या होगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। जिससे लिपिड का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, एक कंडीशन उत्पन्न होगी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन, मतलब ब्लड के अंदर लिपिड जो है उसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हो जाएगी, जिसके अंदर मेन जो 4 कंडीशन जो होती है, प्रोटीनूरिया,
हाइपोएल्बुमिनेमिया, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया वो दिखाई देती है। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब इसी में हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा कंडीशन या उसके साइन एंड सिम्टम क्या नजर आएंगे। तो साइन एंड सिम्टम अगर देखते हैं इस पैथोफिजियोलॉजी के आगे, तो वो तो एक तो कंडीशन क्या होती है, एडिमा होता है। एडिमा मेनली सोडियम वाटर का रिटेंशन और फ्लूइड का लीकेज हो रहा है ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के कारण, उससे एडिमा इसके अंदर होता है। वो मेनली एक तो फेस के ऊपर होता है। फेस के ऊपर जो एडिमा होता है उसमें फेस जो होता है वो कैसा हो जाता है, पुफिनस हो जाएगा। पुफिनस का मतलब होता है कि फेस जो होता है वो फूला हुआ नजर आता है। आई जो होती है या पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी रहता है, आंखों के नीचे वाटर जो इसका जमा हो जाता है जिसके कारण से वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो दिखाई देती है। साथ ही लेग जो होती है उसके अंदर एडिमा होता है, एंकल एडिमा होता है, मतलब लेग का जो नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। एडिमा इसके अंदर जो होता है वो पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा का मतलब होता है कि स्वेलिंग जो हो रही है उसको यदि दबाया जाता है तो दबाने पर वो दबा हुआ रह जाता है। जैसे स्वेलिंग हुई उसको दबाते कुछ देर बाद छोड़ने पर वापस पुनः जैसी स्थिति में आ जाता है, तो नॉर्मल एडिमा। दबाने पर दबा हुआ रहता है, गड्ढा बना हुआ रहता है, तो उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो इसमें जो एडिमा होता है पिटिंग एडिमा टाइप जो होता है, मतलब पिटिंग एडिमा इसके अंदर होता है। तो एक तो एडिमा की कंडीशन होगी। अगला होता है यहाँ पर सोडियम और वाटर जो है उसका क्या होता है, यहाँ पर वापस डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रिटेंशन हो जाता है और वो रिटेंशन होने के कारण से यूरिन जो है उसका निर्माण जो है वो कम हो जाता है। यूरिन का निर्माण कम होना उसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन जो है वो दिखाई देती है। ओलिगोयूरिया के साथ साथ अगली चीज़ क्या होती है कि सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है, उसके कारण से क्या होता है बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वाटर का लेवल बढ़ने के कारण से बॉडी का वेट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वेट गेन जो होता है मतलब वजन जो है उसका बढ़ना, वो वाली कंडीशन जो है वो भी इसमें दिखाई देती है। इसमें तो वजन जो बढ़ता है वो पर डे चेंज होता है। एक दिन अचानक से 1 किलो वजन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब अचानक से वजन जो है उसके अंदर कमी या बढ़ोतरी होती है। तो एक तो ये कंडीशन होगी। एक सोडियम वाटर जो है उसका रिटेंशन होगा, तो ब्लड के अंदर या वेसल्स के जो है उसके अंदर सोडियम वाटर जो है वो ज़्यादा रहेगा। वाटर जब ज़्यादा रहेगा तो उसके कारण से उसका जो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने के कारण से हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। तो हाइपरटेंशन जो है वो वाली कंडीशन होगी एक। तो एक तो हाइपरटेंशन जो है वो भी सिम्टम नज़र आएगा। हाइपरटेंशन के साथ ही अगला ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस होने के कारण से फ्लूइड लीक होगा। तो ये फ्लूइड जैसे लीक हो रहा है तो पेरिटोनियम कैविटी जो है वहाँ पर भी फ्लूइड लीक होगा। पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड लीक होगा तो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड जो है वो लीक होकर वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, उसको एसाइटिस कहा जाता है। उसको एसाइटिस कहते हैं। तो एसाइटिस की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। ठीक वैसा ही फ्लूइड जो है उसका एक्यूमुलेशन प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है उसके कारण से। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन उसको कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन जो है उसकी कंडीशन भी आ सकती है। प्लूरल इफ्यूजन जो है उसके बारे में हमने वीडियो अलग से बनाया, उसमें हमने डिस्कस किया ही था। ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो कम होने के कारण से कंडीशन उत्पन्न होती है। एक प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस की कंडीशन होगी तो एब्डोमेन जो होता है, जो एब्डोमेन में पानी भर गया उसके कारण से वो प्रेशर डायफ्राम के ऊपर गिरेगा, तो उसके कारण से लंग्स जो है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, फूल नहीं पाएंगे। जब लंग्स प्रॉपर फूल नहीं पाते हैं तो उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी उसको डिस्निया कहा जाता है। तो डिस्निया की कंडीशन जो है वो भी नजर आएगी, मतलब शॉर्टनेस ब्रीथ हो सकता है या ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। एक प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होती है। यूरिन के अंदर प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंस होता है, उसके कारण से यूरिन जो है वो फ्रोथी हो जाएगी और फोमी हो जाएगी। फोमी और फ्रोथी यूरिन का मतलब होता है झागदार जो है वो हो जाएगी। यूरिन जो है वो झागदार हो जाएगी, यूरिन के अंदर झाग जो है वो दिखाई देते हैं। तो एक तो ये होता है। साथ ही एक प्रोटीन जो होता है फेरिटिन प्रोटीन जो होता है, जो कि क्या करता है, आयरन जो उसको बाइंड करके सर्कुलेट करने का काम करता है और वही हीमोग्लोबिन के निर्माण का काम करता है। उसका भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा और वो लॉस होने के कारण से हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्मेशन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी का पार्ट होता है, तो उसकी कमी हो जाएगी। उसके कारण से एनीमिया जो है वो कंडीशन होगी।
एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, मतलब आरबीसी जो है वो कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो सकता है। इसमें जो एनीमिया होता है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो होता है उस टाइप का एनीमिया होता है, जिसमें आयरन जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, आयरन तो रहता है लेकिन प्रोटीन जो है उसकी कमी हो जाती है। एक तो एनीमिया की कंडीशन होगी। बॉडी के अंदर जब भी एनीमिया की कंडीशन होगी उसके कारण से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण से उसको वीकनेस होगा। वीकनेस के साथ साथ उसको एनोरेक्सिया जो है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा थकान लगना और भूख कम लगना, ये सिम्टम जो है वो भी नज़र आ सकते हैं। प्रोटीन जो होते हैं जैसे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उसका भी क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। ब्लड में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्लोटिंग फैक्टर जो है वो भी कम होगा। क्लोटिंग फैक्टर जैसे ही कम हो जाएगा लीवर क्या करेगा, प्रो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है उसका सिंथेसिस करेगा, और ये प्रो क्लोटिंग फैक्टर जो है उसके सिंथेसिस के कारण से ब्लड के अंदर कोगुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। कोगुलेशन बढ़ जाना मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है उसकी प्रक्रिया और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और वो प्रक्रिया तेज होने के कारण से थ्रोम्बोफिलिया जो है उसकी कंडीशन हो सकती है। मतलब थ्रोम्बोफिलिया का मतलब यही होता है कि अत्यधिक मात्रा में ब्लड जो है उसके क्लॉटिंग होना। ये क्या होता है कि हाइपरलिपिडीमिया होता है, ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। जब ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, यही लिपिड जो होता है वो फिर क्या होगा कि ज़्यादा हाई रहने के कारण से यूरिन के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। यूरिन से लिपिड का बाहर आना उसको लिपिड यूरिया कहा जाता है। तो लिपिड यूरिया की कंडीशन जो होती है जिसको लिपूरिया या लिपिड यूरिया कहते हैं वो भी सिम्टम इसके अंदर नज़र आ सकता है। तो एक तो लिपिड यूरिया की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा सोडियम का रिटेंशन होता है और एसाइटिस की कंडीशन होती है, उसके कारण से डायरिया की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। तो डायरिया मतलब लूज मोशन जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम। और ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है कंडीशन वो कैसे होती है और क्या क्या लक्षण उसके अंदर नज़र आते हैं। वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो इसमें नॉर्मली यूरिन एनालिसिस जो वो किया जाता है। यूरिन एनालिसिस के अंदर यूरिन प्रोटीन यूरिया की कंडीशन, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस रहता है। एक किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन लेवल जो होता है, BUN लेवल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो होता है वो चेक किए जाते हैं। एक ब्लड जो है उसकी टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर लिपिड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है, साथ ही साथ एल्बुमिन का लेवल जो होता है वो कम मिलता है, मतलब प्रोटीन का लेवल कम, लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा किडनी की बायोप्सी की जाती है, किडनी यूरेटर ब्लैडर जो है उसका एक्सरे टेस्ट जो वो किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो। मैनेजमेंट अगर देखें कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट में काम में लिया जाता है, तो एक तो फ्लूइड जो है उसका सोडियम का रिटेंशन होता है। रिटेंशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए लूप डाययूरेटिक जो होते हैं वो दिए जाते हैं। लूप डाययूरेटिक जैसे कि फ्यूसेमाइड जो है वो दिया जाता है। एक हाइपरटेंशन जो है वो कंडीशन होती है क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसके कारण से। तो उसके लिए फिर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है उसको सप्रेस करने के लिए ACE इनहिबिटर जो होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं, जैसे कैप्टोप्रिल है, तो वो इसमें दिए जाते हैं। एक तो ये दिए जाते हैं। मतलब हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है, लिपिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लिपिड लेवल ज़्यादा होता है, उसके लिए लिपिड लेवल को कम करने के लिए स्टैटिन जो होती है, स्टैटिन जिसके अंदर एट्रोवास्टैटिन जो होती है वो काम में ली जाती है, जो कि लिपिड लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करती है। एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है जिसके कारण से ग्लोमेरुलर डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा डाइट के अंदर, क्योंकि हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है, मतलब प्रोटीन यूरिया के अगर प्रोटीन कमी होती है तो डाइट के अंदर प्रोटीन लेवल जो है वो क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है। जबकि सोडियम लेवल जो होता है, साल्ट, उसको कम करने के लिए एडवाइस दी जाती है डाइट के अंदर। एक कोगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण से उसके ट्रीटमेंट के अंदर एंटीकोगुलेंट जो है वो काम में लिए जाते हैं। और एंटीकोगुलेंट के अंदर जो काम में ली जाती है वो वारफेरिन जो होता है, ऑरल एंटीकोगुलेंट वो दिए जाते हैं। क्योंकि हिपेरिन जो होता है वो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो रही है, हिपेरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो जब दिया जाएगा तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, इसलिए एंटीकोगुलेंट जो है इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है, इसका मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो इसका नर्सिंग केयर प्लान जो है उसका हम अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पैथोलॉजी जो है उससे रिलेटेड टॉपिक जो था वो हो जाएगा।
नर्सिंग रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।